कानून बनाते वक्त उनको देश की किसी भी राज्य सरकार ने नहीं कहा कि कानून बनाएंगे। देश में किसी भी एमपी एमएलए ने उनको नहीं कहा, किसी मिनिस्टर ने उनको नहीं कहा। उनकी पार्टी के खुद के 300 से ज्यादा एमपी है, उन्होंने नहीं कहा और उन्होंने 3 कानून बना दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके लिए कानून बना रहे हैं वो क्या चाहते हैं। आज 3 महीने से ज्यादा देश के किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, पूरी सर्दी निकाल दी उन्होंने वहां पर। और भारत सरकार, मोदी जी अपने अहंकार में डूबे हुए हैं और वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। अब ये 3 कानून क्या है, काले कानून। अब एक कानून तो ये बना दिया उन्होंने कि आप जो है मंडियों को खत्म और मंडियों से बाहर आप कहीं पे भी अनाज को बेच सकते हैं। दूसरा कानून उन्होंने ये बना दिया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तीसरा कानून उन्होंने ये बना दिया कि जो 1955 में स्टॉकिस्ट का कानून बनाया था जमाखोरों के खिलाफ कांग्रेस की सरकार ने, इन्होंने उसको हटा। अब आप ये देखिए कि बिहार में पहले से ही मंडियों के जो है उसको खत्म कर रखा है, तो वहाँ किसानों की हालत में कुछ सुधार हुआ है क्या? वहाँ के किसान हरियाणा और पंजाब में आकर के अपना अनाज बेच रहे हैं। इन्होंने किसानों को ये डर है कि आप इस काम को करने से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार तय करती है, करीब 23 जो है चीजें हैं, अनाज और तेल वगैरह, ये सारे जो है इनको इसकी मूल्य को तय करती है सरकार, तो उस पर खरीद होनी चाहिए। किसानों का डर है और ये वास्तव में बात सही है। आज यदि मैं कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर आपसे बात कर लेता हूं और आप मेरी अनाज को अभी आपने कोई रेट मेरे को दे दी, अगली बार आप कह दो कि आपका अनाज तो ऐसे ही हुआ ही नहीं, ये काला हो गया, इसमें ऐसा है, इससे ऐसा है, कुछ भी आप कह दो, और वो डिस्प्यूट किसके पास जाएगा? एसडीओ के पास जाएगा। तो पहले से ही एसडीओ के पास इतने मुकदमे पड़े हुए हैं, आप जानते हो, इतने मुकदमे, उनकी सुनवाई वो नहीं कर रहा है। हाई कोर्ट में इतने मुकदमे हैं, कोर्टों में इतने मुकदमे हैं, ये मुकदमे फिर कहां से ये लड़ लेंगे और उनकी कौन सुनवाई करेगा? उनका फैसला कब होगा? यदि सरकार वास्तव में किसानों का भला चाहती है, किसानों के हित में बात करना चाहती है, तो एक लाइन का कानून बना दो ना कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार तय करती है उससे नीचे खरीद नहीं होगी, और उसके नीचे यदि खरीद होगी तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, उसको जेल होगी। ये एक लाइन का कानून बना दो, सब राज्य सारे किसान उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मन की बात प्रधानमंत्री जी आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी जो अहंकार प्रजातंत्र में, जब वो पार्लियामेंट में आए थे तो उन्होंने अपने शीश को उसकी चौखट पे उन्होंने लगाया था, पार्लियामेंट की चौखट पे, और ये कहा था ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो आज देश का 70% से ज्यादा किसान है, उसके खिलाफ ये काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ निर्णय कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जिस तरह से पहले राजा डर जाते थे तो किलेबंदी करते थे, वैसे उन्होंने कीलें लगा दी है सड़कों के ऊपर और रास्ते सारे बंद किए। तो ये लोकतंत्र कहाँ हो? ये लोकतंत्र है ही नहीं। आप जिस तरह से काम कर रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। आपका ये जो घमंड और अहंकार है और ये जो मरोड़ है, ये आपकी मरोड़ देश का किसान निकाल देगा। वो गैर राजनीतिक आंदोलन है, उसमें किसी पार्टी की मोहर नहीं लगी हुई। आप देखिए वहां जो भी पार्टी के लोग जाते हैं वो नीचे मिलकर के उससे बात करके आते। उन्होंने सत्याग्रह किया, अहिंसात्मक आंदोलन है, 200 से ज्यादा किसान वहां शहीद हो गए। मैं उन्हें सलाम करता हूं, उनके सजदे को सलाम करता हूं। आप और हम जानते हैं राजेश जी, आपने ये पहन रखा है, देश के अंदर 1 साल हो गया लगभग लोग कोरोना की चपेट में।
वर्ल्ड कोरोना की चपेट में। मैं सलाम करूंगा किसान के जज्बे का, किसान को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने कोरोना से भी लड़ाई लड़ी और वो खेत में भी खड़े रहे, उन्होंने फसलें दी है जिससे आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। यदि वो भी घरों में बैठ जाते तो इस देश का क्या होता। तो प्रधानमंत्री अपने अहंकार को छोड़े और जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है, जिनके बच्चे आज बॉर्डर के ऊपर, किसानों के बच्चे जो देश की रक्षा कर रहे हैं और ये देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उनकी बात सुनना तो दूर गया, वो उनके अंदर विग्रह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी ने खुद ने ये कहा कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए जा रहा था, तब वो कुछ लोगों ने वहां बलवा कर दिया, वो विरोध की बात करने लगे। कुछ मैं उनको जानता था, वो बीजेपी के विधायक, 2 विधायक उन्होंने नाम लिया मीडिया के सामने। उन्होंने कहा वो आकर के वहां पे मतलब अलग बात कर रहे हैं। तो वहां तो कोई भी पार्टी का व्यक्ति वहां जाके बात कर ही नहीं रहा है। वहां सारे लोग जा रहे हैं, वो नीचे बैठ के उनसे मिल के आ रहे हैं और सब तरफ से उनको सहयोग मिल रहा है। तो आज देश के सामने किसान के जज्बे को हमको सलाम करने की जरूरत है, पूरे देश को उनको सैल्यूट करने की जरूरत है कि जो पूरे कोरोना में जिन्होंने खेत में खड़े रह करके कोरोना से लड़ाई लड़ी और यहाँ भी लड़ाई लड़ी और आज वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हक कौन सा? जो वो चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? ये वो बच्चे को तो पता नहीं होता कि ये बिजली है, ये सांप है, बिच्छू है, पर बड़े को तो पता है ना ये सांप है, बिच्छू है। तो किसान को तो पता है ना हमारा फायदा किसके अंदर। यदि ये आप मंडियों को हटा दोगे तो ये जो खरीद होती है, जो एफसीआई खरीदती है, वो फिर खरीद बंद हो जाएगी वो तो। और यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने सामान खरीद लिया, अभी किसी भी रेट पे खरीद लिया, मान लो 100 रुपए किलो में मैंने कोई चीज खरीद ली, उसके बाद में तो मैं स्टॉकिस्ट, क्योंकि वो आपने जो वो कानून भी हटा दिया है, वो स्टॉक की सीमा को हटा दिया है। एक व्यक्ति पूरे देश की खाद्यान्न को खरीद सकता है, एक व्यक्ति। आपने तो कानून ये बना दिया, तो इससे वो अपने रेट को बढ़ाएगा ना, अपनी रेट को बढ़ाएगा ना। वो उसके बाद में 200 रुपए में बेचेगा, वो 300 रुपए में बेचेगा। आपने उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई उसमें। नहीं, उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। वो किसी भी रिकॉर्ड, किसी भी भाव पे वो बेच सकता है। पर आप यदि ये कानून बना दे तो सब कुछ है ना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे खरीदनी होगी और उसको जेल होगी, ये बना दीजिए आप। वो नहीं सुनते। और अपनी दूसरी बात, अभी कल इससे जोड़ दूंगा मैं कि लोग किस तरह का, बीजेपी के लोग किस तरह का प्रचार करते हैं। मैं कल गिरिराज जी में था, गोवर्धन परिक्रमा, वहां पे वो एक सज्जन मिले जो व्यापारी थे। उन्होंने मुझे कहा कि चौधरी साहब ये जो वर्ड इस्तेमाल किया है उन्होंने, वो मैं जरूर कहना चाहूंगा, मुझे इतना दुख हुआ जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए थे। मुझे कहा चौधरी साहब गेला गूंगा कदे समझ, गेला गूंगा कदे समझे। मैं समझा नहीं कि इनका क्या मतलब है। मैं कि गेला गूंगा कौन सा, क्या जी का दिल्ली में बैठा नहीं पा रहा है सब गेलूड़ा किसान करे, बेटा किसान तो कोई है ही नहीं। अच्छा, मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा आपको पता ही नहीं है, सारे किसान बैठे हुए हैं वहाँ पर, किसानों के अलावा दूसरे कोई नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति नहीं है। क्या नहीं साहब, यदि ये तीनों बिल वापस ले लेंगे तो फिर ये मांग करेंगे 370 भी वापस लो, 370 भी वापस लो। मैंने कहा देश में 370 को हटाने का किसी ने विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने भी 370 को हटाने का विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने केवल ये कहा कि वहां पे विधानसभा मौजूद थी, अस्तित्व में इलेक्टेड थी, तो ये उसके थ्रू प्रस्ताव आना चाहिए। कांग्रेस ने तो नहीं कहा। कांग्रेस ने उसका 370 हटाने, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं था ना उसका, वो तो एक कानून बनाया हुआ था जिसको कभी भी हटा सकते हो। इसके पहले भी मोदी जी ने जमीनों का अधिग्रहण का कानून बनाया था, कांग्रेस ने विरोध किया, राहुल जी ने, हमने जगह जगह रैलियां की। उसके बाद में मोदी जी ने उसको वापस विड्रॉ किया ना जमीन अधिग्रहण का, किया कि नहीं किया? किया। ये तो कानून में, संविधान में संशोधन भी जब देश में हुए हैं तो ये तो कानून बनाया, उसको वापस भी आप ले सकते हो। जनता पसंद नहीं करेगी, वापस ले लोगे आप। तो आप ये देखिए, उसने ये कहा कि इसके बाद में 370 को भी वापस लेने की बात करेंगे। मैं क्यों कि ये तो यही होगा। मैंने कहा आप लाल चौक पे जमीन देने की बात 70 के हटने के बाद में जमीन लेने की बात है ना क्या? हाँ, मैं लाल चौक पे कितने लोग जाके श्रीनगर में जमीन लेंगे अपने, तो आप यहाँ माउंट आबू में जमीन लेके बता दो।
ये तो राजस्थान में ही है कि ले सकते हैं। मेरे सामने 4-5 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने एक आवाज में मेरी बात का समर्थन किया, नहीं साहब चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं, आप माउंट आबू जमीन नहीं ले सकते। वो वापस क्या बोले कि वो तो मुसलमान नहीं ले सकते होंगे। अरे मैंने कहा इस देश में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कुछ नहीं है। इस देश का नागरिक है जिसको संविधान में अधिकार दिया हुआ वो है। इसके अंदर धर्म तो सबका निजी होता है। एक भाई कोई धर्म निभा सकता है, एक भाई किसी भगवान को पूछ सकता है, एक भाई किसी को पूछ सकता है, एक बहन किसी को पूछ सकती है। यही तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, सर्वधर्म समभाव, वासुदेव कुटुंबकम। आप क्या बात कर रहे हैं। और मैंने कहा मनाली के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोठी है, वहाँ पे वो देश के प्रधानमंत्री थे और सर्वमान्य नेता थे देश के अटल बिहारी वाजपेयी, क्या सब थे। मैंने कहा आपको पता है वहाँ पे वो जो कोठी वो किसके नाम से? तो पता नहीं है। मैं कहा वो उनका जो रंजन भट्टाचार्य जो अडॉप्टेड डॉक्टर है उसके हस्बैंड के नाम से है, क्योंकि उसके फादर वहाँ पे मनाली में डॉक्टर थे आज़ादी के बहुत पहले से, इसलिए उनके पास जमीन थी। उसके बाद में देश बना, जो कानून बन गया, मनाली में कोई व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता। मैं देश का प्रधानमंत्री जमीन नहीं ले सकता मनाली में। आप कहाँ लाल चौक की बातें कर रहे हैं? वो चुप हो गए और सारे लोग सामने देख रहे थे। इस तरह का भ्रामक प्रचार, तो यदि ये बिल वापस ले लेंगे तो बीजेपी आरएसएस प्रचार ये कर रही है कि उन बिलों को भी वापस लेने की बात होगी। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल की बात, कल गिरिराज जी में। तो ये बात गलत है। किसी की बात को समझे बिना उसका उत्तर देना कितना गलत है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2 और 2 कितने होते हैं? आप जब तक आप ये सुनोगे नहीं तो आप उसका उत्तर कैसे दोगे? आप विराज सुनने पर ही तो 4 बोलोगे ना, 2 और 2 4। तो ये बात समझने की जरूरत है। और मोदी जी अच्छे से समझते, पर मोदी जी तो ये समझ रहे हैं कि देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, पर अडानी अंबानी ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। और ये प्रपोजल जो बिल का है ये उनका बिल है, उनके लिए इन्होंने बिल बनाया। और आप देखिए आज भी राहुल गांधी बराबर इस बात पे बोल रहे हैं, राफेल हवाई जहाज, भले 300 सीटें आ गई हो मोदी जी को, सच्चाई रहती है और गलत बात गलत रहती है। 560 करोड़ का सौदा मनमोहन सिंह जी ने राफेल का किया हेलो फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ। और उसका एग्रीमेंट ये था जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक कंपनी लिमिटेड जो है उसके साथ हवाई जहाज बनाने की बात थी पहले, जो भारत सरकार का उपक्रम। अरे यार मोदी जी गए, अनिल अंबानी जी को हवाई जहाज में साथ बैठाया। 1 हफ्ते पहले उनका हवाई जहाज बनाने की एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद में उनको लेके गए। 45,000 करोड़ का कर्जा था अनिल अंबानी के ऊपर उस समय, जब उनके साथ हवाई जहाज में बैठ के वो वहां गए। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुद ने कहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये ठेका इसको देना है। और कितने में देना? 560 करोड़ में नहीं देना है, 1600 करोड़ में। 560 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ में देने का ठेका किया। और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं। एक नट बोल्ट का भी 560 में जो डिजाइन था राफेल का, वो का वही डिजाइन 1600 करोड़ का। तो ये पब्लिक मनी को क्रिमिनल जस्टिस किसने किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया। और जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, राहुल गांधी जी ने साफ कहा है हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मतलब इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता देश की जनता के साथ। आप किसी की जो कीमत है आप और अनिल अंबानी अपन जब छोटे थे तो कागज का हवाई जहाज बना के ऐसे उड़ाते थे, पानी की नाव बना के पानी में चलाते थे। अनिल अंबानी ने तो वो कागज का हवाई जहाज बना के भी नहीं उड़ाया है, और वो ये राफेल बनाने की बात कर रहा है। कहाँ से बनाने का? और जो जमीन भी नहीं थी उसके पास में, वो 250 करोड़ रुपया भी राफेल कंपनी ने इनको चेक दिया, पैसा दिया पहले जमीन खरीदने के लिए। ये सच्चाई है, ऑन रिकॉर्ड है सारी। तो इस तरह से देश को लूटने का काम ही कर रहे हैं। और किसानों के साथ जिस तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं, तो देश की किसान जो है इनकी मरोड़ को निकाल देंगे। और कांग्रेस उनके साथ है बराबर। कांग्रेस ने हर जगह आंदोलन किया। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने राज्यपाल के भवनों का हमने घेराव किया। हमने हर जगह मार्च किए, हर जगह। हाँ सरपंच साहब, दिल्ली में मार्च करके आया, जयपुर में भी हमने किया। साहब डाक बंगला नमन है ऐसा 5 मिनट में मार्च निकाला। मैंने खुद ने 1.5 घंटे ट्रैक्टर चलाया। तो वो अपने मन की बात कहते हैं, है ना? वो तो एक तरफ है ना, आउटगोइंग है, इनकमिंग तो उनके है ही नहीं।
वो तो सुन ही नहीं रहे ना, वो तो बोलते हैं खुद, बस खुद को बोलना है। प्रवचन होता है ना, जैसे 1 घंटे कोई सन्यासी प्रवचन दे रहा है, वो पूछ नहीं सकता बीच के अंदर कुछ जगह ऐसे सन्यासी हैं वो पूछते भी हैं, बताओ भाई तुम्हारे को इसमें कोई शंका हो, वो तो बात समझ में आती है। जो सामने बैठने वाले हैं वो उनको बात समझ में नहीं आई, पूछे इसमें क्या है। क्लास में भी तो टीचर पूछता है ना। मैं पढ़ा हूँ तो मुझे तो याद है कि मैं स्कूल के अंदर वो टीचर वो पढ़ाने का तुम्हारे को इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई। हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर थे चंदूलाल जी वगैरह, वो ऐसे पूछते थे। एक स्टूडेंट हमारे साथ था, मेरा दोस्त था, वो बुद्धि प्रकाश नाम उसका, उसको खड़ा करके पूछते, बोलो भाई बुद्धि प्रकाश ये इक्वेशन बताओ, क्या नहीं आती है? तो वो उससे कहता है यार तेरा नाम बुद्धि प्रकाश है, तेरे में बुद्धि है ही नहीं, तू तेरा नाम चेंज करा। कैसा मेरे माँ बाप ने नाम रखा, मैं चेंज नहीं करा सकता। उसका सेम जवाब था। ऐसी हंसी मजाक भी थी, पर टीचर वापस पूछते थे स्टूडेंट्स को, तो ये तो मन की बात है, ये तो खुद बोलते हैं, बस खत्म बात। जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारे देश के साथ, जिनको हम जय जवान जय किसान की जो बात बोलते हैं, तो आज उन किसानों के साथ क्या हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी ने एक भी किसान की मृत्यु पर कोई शोक व्यक्त किया? कितने बड़े दुर्भाग्य की बात। किसी शोक संतप्त परिवार के घर पे ढाढ़स बनाने किसी भी एक किसान के घर पे गए? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के कृषि मंत्री, आप बताइए ये लोकतंत्र कैसे हो सकता है? इस लोकतंत्र की कल्पना तो महात्मा गांधी ने नहीं की थी, पंडित जवाहरलाल ने नहीं की थी। पंडित जवाहरलाल जी तो पार्लियामेंट के अंदर जो भी विपक्ष के नेता या अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, इनकी बात वो सुनते, वो कार्रवाई करते थे। ऐसा नहीं, पर जिस ढंग से मोदी जी चल रहे हैं और जो एक तरफा ये शॉट लगाने की जो बात है, ये डेमोक्रेसी है। ये मोदी जी का लोकतंत्र है, ये हमारे देश का लोकतंत्र नहीं है। जो हमारे संविधान का जो लोकतंत्र है वो ये नहीं है। जो गांधी जी ने जो हमको लोकतंत्र दिया, ये वो लोकतंत्र नहीं है। उस लोकतंत्र में और मोदी जी के लोकतंत्र में जमीन आसमान का नहीं। जैसे अब आपने इतना बता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में कृषि मंडियों का चुनकर के बोर्ड भी बन रहा है। मंडियों के अंदर मंडियों में कांग्रेस की आपकी बात से सहमत हूँ मैं। आपने ये जो बात कांग्रेस बीजेपी पर मंडियों को नष्ट करने का आरोप लगा करके कांग्रेस सब पाक साफ नहीं अलग इशू है। रमन एरिया सिर्फ पत्रकारों को सम्मेलन में चल रहे। हाँ रमन एरिया 2 मिनट में सारे चुनाव हो रहे हैं। किसानों को राजस्थान में तो सत्ता हाँ, बिल्कुल वो मंडियों के इलेक्शन सरकार करवा रही है। उसके अंदर इलेक्शन का प्रोसेस चालू कर दिया है उन्होंने। तो अभी जैसे ये पंचायतों के भी चुनाव टुकड़ों टुकड़ों हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से सारी अव्यवस्था हो गई चुनाव को लेकर के, और सरकार करा रही है। अभी पीपाड़ के अंदर नगर पालिका चुनाव हुआ, कांग्रेस का बोर्ड बनाया। तो आप ये देखिए सब तरफ चुनाव हो रहे हैं और 90 नगर पालिकाओं का हुआ है। आप देखो कि बहुत आपने सही बात कही, 90 नगर पालिकाओं के जो चुनाव, उसमें जितना वोट कांग्रेस को मिला टोटल, और जितना वोट बीजेपी को मिला टोटल, जो सिंबल पे वोट मिला वो कांग्रेस को ज्यादा मिला, 90 असेंबली और ज्यादा सीटें जीती हैं। अच्छा, मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, बूंदी में 6 जगह इलेक्शन हुए। म्यूनसिपल काउंसिल है बूंदी की, बाकी 5 जो है वो नगर पालिका है। 30 साल से 25 साल से वहां पर कांग्रेस ने जीती। अभी 6 की 6 नगर पालिकाएं वहां से जीती। रिजल्ट है ना सामने। और कृषि मंडियों का भी आप लोग सवाल बिल्कुल वाजिब है, उसके लिए भी सरकार चुनाव कर रही है, पर यहाँ पर हटाया नहीं है, कृषि मंडियों को हटाया नहीं है कि भाई ये उसके जैसे बिहार में हटा दिया, जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना शुरुआत में। राजस्थान में भी कृषि मंडियों को एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में काम कर रही है। राजस्थान में भी कृषि मंडी अभी भी पूरी तरह से ऑटोनोमस नहीं है। इनका पैसा जो है वसुंधरा सरकार के समय में मंडियों की जो आय के स्रोत है वो सीधा स्टेट को जाते थे, स्टेट फिर वापस अलग अलग मंडियों को देता था। जबकि किसानों की बोर्ड का मतलब ये था कि जिस मंडी की जितनी आय हो वो उसी क्षेत्र में लगी जानी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। पहले इस तरह से होता था, जैसे डेयरी, जैसे मैं आपकी बात के समर्थन में कह रहा हूँ, जैसे
डेयरी की जो रोड्स होती थी, डेयरी के फंड से रोड्स बनती थी, कृषि मंडी अपने फंड से रोड बनाती थी, है ना। जैसे पिपाड़ मंडी है, बिलाड़ा मंडी है, ये अपनी रोड बनाती थी। मेरे को याद है, मैंने वो रोडें बनवाई हैं, डेयरी से भी रोडें बनवाई है, कृषि मंडी से भी रोडें बनवाई, मैंने बनवाई है। बाद में चतुर्वेदी जी जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने तो उन्होंने इसको सब मर्ज कर दिया, बैरू सिंह ने सारे फंड्स को माइनिंग, उसमें माइनिंग की रोडें भी शामिल है। मैंने बोरूदा साइड में उधर मैंने उनकी भी रोडें बनाई। माइनिंग जो है, माइनिंग के फंड से भी रोडें बनती है। तो माइनिंग का फंड हो गया, कृषि मंडी का हो गया, डेयरी का हो गया, इनको सबको मिला के चतुर्वेदी के समय में एक ही उसको क्लब कर दिया। रोड्स टोटल पीडब्ल्यूडी करेगी और वो फंड सारा वहाँ। और राजस्थान में किसान राजनीति में कांग्रेस ही एकजुट नहीं। सचिन पायलट अपने स्तर पर अपने क्षेत्रों में चुनावी किसान सभाएं कर रहे हैं और मुख्यमंत्री और दूसरी जगह कर रहे हैं। तो यह कांग्रेस के अंदरूनी खिंचाताओं का परिणाम है क्या? इससे राजस्थान की किसान राजनीति दो गुटों में नहीं बन रही है? आपकी बात को जवाब दे देता हूँ मैं। मुख्यमंत्री जी 2 बार बाहर निकले किसान रैली के नाम पर। कितनी बार? 2 बार। एक बार राहुल गांधी जी आए तब उस मंच में सचिन पायलट भी थे, गोविंद डोटासरा भी थे, अजय माकन भी थे। ये एक बात का जवाब आपका। और दूसरी बार वो निकले अभी मात्र कुंडिया और डूंगरगढ़ के अंदर उन्होंने रैली की। उस समय भी सचिन पायलट, अजय माकन जी और गोविंद डोटासरा जी एक मंच पर थे। ये तो आपकी बात का जवाब हो गया कि ये बात साथ नहीं। तो क्या मतभेद खत्म हो गए? ये मानते हैं राजस्थान के अंदर? राजेश जी, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने जो बिल्कुल सही पूछा उसी का जवाब दे रहा हूँ। और जो रैलियां की है, कोट खालसा की रैली, उसमें मैं खुद था, 1.5 लाख से ज्यादा लोग थे उसमें। और उस समय उसमें भी यही बातें बोली है जो मैंने अभी आपको बोली है, वही वो सचिन पायलट जी ने वहाँ बोली है, वही भाषण मैंने दिया है। वहाँ यही बात बोली है कि किसान, देश का किसान मोदी जी की मरोड़ निकाल देगा, लेकिन उनकी बात की सुनवाई नहीं। तो मैंने वहाँ पे भी जो है बोली में भी मैं बोला हूँ, नेपाली में भी बोला हूँ। इसके पहले बयाना के अंदर भी उन्होंने रैली की भरतपुर में। तो वो कांग्रेस तो रैलियां करने की बात कह रही है ना, सोनिया गांधी बराबर, किसानों को मोबिलाइज करो, किसानों के बीच में जाओ। तो हर नेता अपने स्तर पे जाके रैली करे, मीटिंग करे। तो इसके लिए पाबंदी नहीं है। कोई भी एमएलए, कोई भी प्रधान, कोई भी पार्टी का नेता कहीं पे भी वो इकट्ठा करके किसानों की बात को के बारे में बात कर सकता है, उनके पक्ष को रख सकता है। मोदी जी उनको नहीं सुनता है। तो सचिन पायलट भी यही करते हैं। और ये मैं सचिन पायलट जी को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की और जो राहुल गांधी जी की भावना है, पायलट साहब उस भावना पे खड़े चल रहे हैं और बराबर वो मोबिलाइज कर रहे हैं किसानों को, उनकी आवाज को। को लेकर एक छोटा सा सवाल है कि लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही है हेलो, और गैस बस पिपाड़ निकल गया, कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है। मैं एक राजस्थान सरकार से आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से कि स्टेट जीएसटी जो है वो ठंडी बेगी, तो ऐसा नहीं हो कि मतलब स्टेट जीएसटी कम करके पेट्रोल पदार्थ की जो कीमतें बढ़ रही है, डीजल और पेट्रोल की, वो कम की जा सके, ताकि जो भार बढ़ रहा है कांग्रेस भाजपा पर पेट्रोलियम पदार्थों को केंद्र में वृद्धि के आरोप लगाने से पहले स्टेट की जीएसटी 36 रुपये आ रही है, उसको अगर कम कर देती है तो लोगों को राहत मिल सकती है। कांग्रेस का नाम है कि केंद्र की सरकार को दोषारोपण करने से पहले स्टेट के अंदर जीएसटी को घटा करके अगर केंद्र पर हमला किया जाए तो केंद्र को मजबूरी में जीएसटी हटानी पड़ेगी अपनी, और उससे बेनिफिट जनता को। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको हाँ राजू भाई, जानकारी डाक बंगला निकला वीडियो। हाँ किधर हो? $140 पर बैरल क्रूड ऑयल था। आप रुक जाओ ना, साथ में चलो, आ रहे हैं 10-15 मिनट में, 20 मिनट में। मनमोहन सिंह के टाइम में देश को दे रही थी और 51 रुपए लीटर उस समय डीजल था। आज $40, $35 पर बैरल तेल है क्रूड ऑयल, और हम 90 रुपए लीटर में तेल दे रहे हैं। आप इस काम को देखिए, मतलब सबसे न्यूनतम स्तर पर कीमतें हैं जहां से हम तेल खरीद रहे हैं।
वो तो सर जैसे केंद्र सरकार तो बढ़ोतरी करी, उनको आम जनता से कुछ लेना देना नहीं है। ये क्यों नहीं लेना देना सब जाहिर साहब लेना देना देखो मैं- डेमोक्रेसी मैं- में जनता से तो लेना देना है ही। मेरी बात का मतलब रीजन ये है ना, आपको तो बता रहा हूँ ना हाँ हाँ कि भाई सरकार मन की बात कर रही है, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, हेलो। जनता की सुनेंगे तो मतलब कुछ पता चलेगा। और लाल बंगला निकला है, वो वीर सम्मेलन चल रहा है, लाल बंगला निकल गया। लेकिन लोगों की मन की सुनना बंद ही कर दिया पूरा। हाँ 20 मिनट लास्ट। तो कहीं ना कहीं अगर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की या केंद्र सरकार की जहाँ सत्ता नहीं है, जहाँ जहाँ अदर पार्टियों की सत्ता है, वो एक नवाचार करें कुछ चीजों में, ताकि उनको एक जवाब मिल सके कि हम जनता के साथ हैं, महंगाई को कम करने का मतलब प्रयास किया जा रहा है। मेरी एक मंशा है कि मतलब एक ऐसा सरकार या आप अन्य बात कर रहे हैं ना जी भाई, देखो आम घरेलू गैस के दाम कितने बढ़ गए, बिल्कुल लगातार बढ़ रहे हैं। डीजल हाँ लगातार मतलब रोज के भाव बढ़ रहे हैं, एक तरह से यूं समझ लो रोज के भाव बढ़ रहे 2 हैं। दिन पहले 25 रुपए बढ़ गए। ये इसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, स्टेट तो अलग अलग है, इनके पास तो छोटा आय का स्रोत है ना। केंद्र सरकार यदि 1 रुपया भी कम करती है ना, तो वो पूरी राहत पूरे देश को मिलती है। वो ऐसा नहीं कि वो तमिलनाडु को राहत नहीं मिलेगी या खाली राजस्थान को मिल जाएगी या गुजरात को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं। केंद्र इसके ऊपर कदम उठाए कम होने पर, और वो अनुरोध करे कि भाई हम कम कर रहे हैं, आप भी कम। आपका सवाल वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है, मैं ये सब चीजें जानता हूँ। और जो जहाँ जिसकी कमी है, हम उस कमी को हेलो हेलो हाँ श्रीनिवास हेलो हाँ नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? हेलो हेलो घंटे में कहना दीजिए। बिल्कुल अच्छा ले लो जान 2 हाँ मिनट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यार को यार वो सम्मेलन से 2 मिनट में कम खाओ यार, 2 मिनट तो बात नहीं। नाउन नहीं है, प्लूरल नाउन। तो मित्रों, एक तो अडानी और एक अंबानी मित्रों, बाकी देश जाए बाहर।